Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 8, Semester 2, Chapter 8, India Challenges and Problems, Challenges and Solutions, Part 3. So in last video we discussed about inflation, overpopulation, poverty. Now in this video we are going to talk about the corruption and unemployment and terrorism. Okay, so let's start with this textbook words. So what is the meaning of corruption? That corruption is the simple terms means lack of integrity or honesty. तो ये इसकी सिंपल मीनिंग है. अगर डेफिनेशन में आए तो आपको ये लिखना है. अगर इसको डिफाइन और डिटेल में करना है तो यूज़ ऑफ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट फॉर डिसऑनेस्ट गेन. It means dishonest behavior by those in position of power, such as managers or government officials. Corruption can include giving or accepting bribes or inappropriate gifts, double dealing, under the table transactions, manipulating elections, diverting funds, laundering money, and defrauding investors. Corruption has become the major issue that hinders the development of our nation. तो करप्शन करने की वजह से ब्लैक मनी बढ़ता है, जो ऑनेस्टी और डिग्निटी की बात है, जो मॉरल वैल्यूज़ है वो कहीं डेटोरेटेड होते हैं और उसकी वजह से जो कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है. तो आज की डेट में ये करप्शन, अगर मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट बताऊँगा कि इंडिया का रैंक कौन सा है, तो इंडिया में करप्शन बहुत ही टॉप लेवल पे है. अब ये करप्शन का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो घर से होता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के टाइम पे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट टेक्स्ट बुक, नोटबुक, स्कूल एंड अदर एसेसरीज. नाउ फॉर टू गेनिंग certain type of percentage, if your parents offered you or you ask to, you demand to your parents that if मैं इतने परसेंटेज लाऊंगा तो मुझे ये चीज़ चाहिए, सो दैट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ द करप्शन. क्योंकि जो वॉट एवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर, it is very necessary to fulfill by the person who is responsible for that. अब वहाँ पे वही काम करने के लिए जब हम कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं, सो दैट कन्वर्ट इनटू करप्शन. तो यहाँ पे जो भी पावरफुल पर्सन है, जिनकी जो अथॉरिटी है, अकॉर्डिंग टू देम इफ दे आर डिमांडिंग समथिंग एल्स फॉर देयर रूटीन वर्क, देन दैट इज कॉल्ड करप्शन. अब करप्शन की इफेक्ट्स क्या होती है? तो उससे वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है, हाइंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, नेशन की प्रोग्रेस में वो डिस्टर्बेंस होता है, डेटोरेशन ऑफ मोरल वैल्यूज़ सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, इन्फ्लेशन, क्योंकि एक्सेस मनी है तो उसके लिए वो ज़्यादा पैसा देगा, उससे कोई भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी, लैक ऑफ ट्रस्ट इन लॉ एंड ऑर्डर में लोगों को ट्रस्ट नहीं रहेगा, एनकरेजमेंट टू नेपोटिज्म, यानी सगावाद को बढ़ावा मिलता है कि भाई जो पावर में है वो उसके रिलेटिव्स को बेनिफिट कराएगा और जो नहीं है उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, स्लो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ब्रीच ऑफ फेथ. ह्यूमन डेवलपमेंट इससे रुकता है क्योंकि जो एडवांटेज सबको मिलना चाहिए उसके बदले वो कुछ लोग को ही मिलता है. अब यहाँ पे देखिए कि करप्शन में इंडिया का रेशियो कहाँ पे है. तो करप्शन इन इंडियन इंस्टीट्यूशन, कि कौन से इंस्टीट्यूशन में कितना करप्शन है वो यहाँ पे एक डिस्क्राइब है. तो पॉलिटिकल पार्टी में देखिए 86% करप्शन होता है, पुलिस में 75%, पार्लियामेंट में 65%, सिविल सर्वेंट में 65%, एजुकेशन सिस्टम में 61%, मेडिकल हेल्थ सर्विस में 56%, बिजनेस में 50%, जुडिशरी में 45%, रिलीजियस बॉडीज़ में 44%, मीडिया में 41%, एनजीओज़ में 30% और मिलिट्री में 20%. अब अगर मिलिट्री में भी करप्शन है दैन इट इज़ वेरी सेंसिटिव मैटर, बिकॉज इट इज़ द मैटर ऑफ द नेशन, कि पूरी कंट्री की एक प्रोटेक्शन और सुरक्षा की बात है, सिक्योरिटी की बात है. तो ये सब जगह पे उसका इफ़ेक्ट होता है, पॉलिटिक्स में होता है, पब्लिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होता है, ये कंट्री की इकोनॉमी में होता है, सोसाइटी में होता है, ह्यूमैनिटेरियन केसेस में होता है. अब ये है एक लिस्ट 2017 के हिसाब से. तो इंडिया का स्कोर 40 है और ये
न्यूजीलैंड 89, ठीक है, फर्स्ट रैंक पे। यहाँ पे क्या है, कंट्रीज रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रिसीव्ड लेवल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन। डेनमार्क सेकंड पे, फिनलैंड थर्ड पे। अब ये जो डार्क एरिया है वो हाईली करप्टेड एरिया है, और ऊपर वाले जो है वहाँ पे क्लीन। तो न्यूजीलैंड में करप्शन बहुत कम है, डेनमार्क में कम है, फिनलैंड में कम है, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, कनाडा, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, यूके, ये सब कंट्रीज़ में करप्शन कम है। अब यूएसए अमेरिका में देखिए 16 रैंक है उसका, 75 स्कोर है। चाइना 77 नंबर पे, यहाँ पे भी बहुत करप्शन है, 41 उसका स्कोर है। इंडिया 81 नंबर, 40 स्कोर है। ब्राज़ील में 91 रैंक है, यानी इंडिया से ज़्यादा करप्शन ब्राज़ील में होता है, और ब्राज़ील से भी ज़्यादा पाकिस्तान में होता है। तो ऑब्वियसली लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ पे करप्शन नहीं होता है वैसी कंट्री लोग सिलेक्ट करते हैं, और यही रीज़न है ये कंट्री के डेवलपमेंट का, ठीक है। अब इसके मेजर्स क्या है, तो गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम्ड सर्टेन लॉज सिंस 1988 टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट करप्शन। एंटी करप्शन ब्यूरो हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द ईयर 1964। ये दोनों ईयर आपको याद रखने हैं। इट हेल्प्स पीपल इन चेकिंग एंड कंट्रोलिंग करप्शन। तो ये इंस्टीट्यूशन है, पर जब तक लोग खुद समझेंगे नहीं, अब इफ वी आर नॉट हैविंग सेल्फ अवेयरनेस, देन वी आर नॉट कंट्रोल दिस इश्यू ऑफ द करप्शन। तो करप्शन के लिए मैसेज क्या है, तो एक्सेप्टिंग एंड ऑफरिंग ब्राइब बोथ आर अ क्राइम, यानी रिश्वत लेना और देना ये दोनों क्राइम है। ये एंटी करप्शन ब्यूरो का एड्रेस है। अगर कहीं पे आपको लगे कि ये सामने वाला गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी पर्सन करप्टेड है, सो यू शुड इन्फॉर्म टू दिस प्लेस, डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो, बंगलो नंबर 17, दफनाल, शाहीबाग, अहमदाबाद। और ये उनके फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस है ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो headquarter@gujarat.government.in। तो ये प्रॉब्लम से हमें फाइट करना है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये टॉपिक 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी क्या, तो पहले वो लेते हैं, डेफिनेशन हम पहले जान लेते हैं। Introduction of technology in the modern times has added to the burning problem of unemployment. For example, the use of computers had made the work faster and more accurate. Machines have replaced the man and it has resulted in unemployment. खास करके हमारे जैसी बड़ी कंट्री में such laborers facing mechanization of agriculture has left many agricultural laborers unemployed. Such laborers facing a tough time to earn their living migrate to cities, increase and expanded its horizons, but the employment opportunities have not increased at an equal rate, so the unemployment has increased. तो सब लोग गांव छोड़ के सिटी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसकी वजह से सिटीज़ बड़ी होती जा रही है, क्राउडेड होती जा रही है, पॉल्यूशन के प्रॉब्लम, हाइजीन के प्रॉब्लम, रेसिडेंट के प्रॉब्लम ये भी क्रिएट हो रहे हैं, और फिर भी लोगों को काम नहीं मिल रहा है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज़ हैज़ इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट द चैलेंजेस ऑफ वाटर, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, हाइजीन एंड एजुकेशन हैव ग्रोन आउट ऑफ proportion. Other challenges such as the increase in dirty and congested slum, the antisocial activities, child labor, drug addiction, use of alcohol, mental stress, etc. तो ये सब उसकी बाई प्रोडक्ट है, आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉय पर्सन होगा तो फाइनली उसको भी पैसा चाहिए, क्या करेगा, फिर गलत रास्ते पे चला जाएगा, फिर क्रिमिनल बन जाएगा। इससे हमारी कंट्री में क्राइम भी बढ़ता है। A person who is above 80 years of age and is willing and capable to not work, does not get a job, is called an unemployed person. यानी जो 18 साल के ऊपर है, जो काम करने के लिए कैपेबल है, उसकी विश भी है, विलिंग, पर फिर भी उसको काम नहीं मिलता है, तो ऐसे पर्सन को अनएम्प्लॉय कहेंगे, और ये पूरी सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 12th कॉमर्स और 10th स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो एक है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉय, यानी
पुराने मशीन्स के बदले नए मशीन्स, नई मेथड, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो जब तक पुराने वर्कर नई टेक्निक मेथड नहीं सीखते हैं उतने ड्यूरेशन वो अनएम्प्लॉय रहते हैं। तो वो होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी पहले हॉर्स कार्ट थी, फिर ऑटो आई, तो हॉर्स कार्ट वाले अब अनएम्प्लॉय हो गए, तो दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉय। सेकंड है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉय, यानी हमारे ऑर्थोडॉक्स थॉट की वजह से अगर हम लोग वर्क नहीं करते, जैसे पहले ब्रिटिश इंडिया में ऐसा बिलीव होता था कि भाई ओशन क्रॉस करके जाना, फॉरेन में जाके जॉब करना, डेट इज़ सम काइंड ऑफ डेटरोरेशन ऑफ द रिलीजन, उससे हमारा रिलीजन खराब होता है और लोग अपॉर्चुनिटी नहीं एक्सेप्ट करते थे। सो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई मानसून में सब फार्मर लेबर को वर्क मिल जाता है, पर मानसून के अलावा उनको नहीं मिलता है जॉब, तो ये है एक। फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इंडस्ट्रीज़ में जो चेंज आते हैं, रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम हुआ, वैसे कुछ प्रॉब्लम आए, उसकी वजह से जो शॉर्ट टाइम के लिए अनएम्प्लॉय होते हैं उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फिर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई पढ़ा लिखा है पर स्किल नहीं है और उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो इस कैटेगरी में आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसका रेशियो सबसे बड़ा है हमारी कंट्री में। डिस्गाइज में एक फार्म में 10 लोग काम करते हैं, उनका प्रोडक्शन 100 kg है, अब 11 नंबर का लेबर आया, अब वो पूरा दिन काम कर रहा है पर प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, प्रोडक्शन इज स्टिल 100 kg, तो ऐसे पर्सन को डिस्गाइज अनएम्प्लॉय कहेंगे। पर वो दिखता है कि काम कर रहा है पर एक्चुअली में प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को डिस्गाइज अनएम्प्लॉय बोलते हैं। तो ये रेशियो भी हमारे कंट्री में बहुत बड़ा है। तो ये सभी टाइप आपको 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने में आएंगे। अब इसके मेजर्स क्या हैं? तो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम मैनी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड द गवर्नमेंट हैव डेवलप्ड प्लान्स एंड पॉलिसीज एज फॉलो। तो गवर्नमेंट और बहुत सारी इंस्टीट्यूशन इसके लिए काम करती है। शेल्टर फॉर द इकोनॉमिकल बैकवर्ड्स, जो हम सिटीज़ में अब अगर हम देखें तो गवर्नमेंट एसएमसी या कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आवास योजना चलाती है, फ्री एजुकेशन हम दे रहे हैं, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनलीनेस, मोबाइल मेडिकल सर्विसेज, एनकरेजमेंट टू कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री विथ simplified loan facility by providing nutritious food which is the primary need. The government is trying to improve the situation in slum areas. पर ये सब तो गवर्नमेंट एफर्ट है, हमारा खुद का टर्म क्या होना चाहिए कि खुद की एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमें फ्यूचर में कहीं पे भी जॉब मिल जाए। एंड दैट इज़ नॉट ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ द परसेंटेज, दैट इज़ नॉट ओनली रिक्वायर द परसेंटेज, बट विद दैट योर स्किल इज़ वेरी नेसेसरी। कि आपकी अगर स्किल डेवलप्ड है, यू आर मल्टीटास्किंग पर्सन, देन यू विल गेट जॉब और बिजनेस इन फ्यूचर। और बिजनेस अप्रोच होना चाहिए कि छोटा तो छोटा, पर बिजनेस करने की करेज हमारे अंदर होनी चाहिए। अब इंडिया की प्रॉस्पेरिटी जो 16-18 सेंचुरी से पहले थी, उसका रीज़न ही यही था कि पीपल वर सेल्फ डिपेंडेबल, सब लोग अपने हिसाब से अपना काम ढूंढ के करते थे, एंड दैट मेक्स द कंट्री प्रॉस्परस। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है, एजुकेशन है पर खाली मार्क ओरिएंटेड एजुकेशन है कि भाई मार्क लेके आओ, स्किल नहीं होगी तो चलेगा। जनरल नॉलेज के बारे में कोई यहाँ सोचता नहीं है, कोई एनकरेजमेंट नहीं मिलता है, बिजनेस के लिए उनको आइडियाज़ नहीं मिलते हैं। तो बच्चों को जब स्कूल में पढ़ते हैं तो ये लेवल का एजुकेशन देना है कि वो लोग समझे कि उनको किस हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करनी है। अब पॉसिबिलिटी है कि कोई पढ़ने में आगे होगा तो कोई खेलने में आगे होगा, कोई म्यूज़िक में आगे होगा तो कोई डांस में आगे होगा, कुछ ऐसे भी हो गए जिनको पता ही नहीं है वो किस में आगे है। अब ये जो कुछ वाले जो है दैट क्रिएट द सिनारियो, तो ऐसे बच्चों को पता होना चाहिए कि उनका लाइफ का गोल क्या है। अब कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इससे क्या नुकसान होता है? तो इनसफिशिएंट ऑफ यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि नॉलेज नहीं है इसलिए हमारे जितने रिसोर्स है उसका हम यूज़ 100% नहीं कर पाते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स एंड एलियनेशन, सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लॉस ऑफ इनकम फॉर अनएम्प्लॉयड पर्सन के पास इनकम नहीं रहती है। लेस टैक्स रेवेन्यू एंड हायर गवर्नमेंट बोरोइंग,
गवर्नमेंट के पास टैक्स की इनकम कम हो जाती है, फिर हमें फॉरेन कंट्रीज से क्रेडिट लेनी पड़ती है, एंड लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फाइनली फ्रस्ट्रेशन में आके लोग अपनी जान दे देते हैं और इससे हमारी कंट्री का लॉस होता है। क्योंकि अगर कोई पर्सन अच्छे से पढ़ेगा और साइंटिस्ट भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, पर ड्यू टू द लेक ऑफ मनी सम पीपल डिसाइड टू एंड देयर लाइफ। इसके बाद अगर ग्लोबल प्रॉब्लम की बात करें तो वो है टेररिज्म। टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आर एन obstacle in the progress of a nation. It is an evil effort to disturb the peace, brotherhood and unity of a nation. Terrorism inflicts fear in people through violence and hatred. The goal of terrorism is never sacred, pure or good. तो टेररिज्म एक्टिविटी की वजह से पूरी कंट्री के सब लोगों को डर में रहना पड़ता है। जिस रीजन में टेररिस्ट एक्टिविटी होती है वहाँ के लोगों की हालत वही जानते हैं कि उनको किस पेन से, किस डर से गुजरना पड़ता है। और टेररिस्ट जो होते हैं उनकी कभी भी नोबल कॉस्ट होती नहीं है। वो भले ही कोई भी थॉट से लोगों को मैनिपुलेट करे, लोगों के थॉट को, या तो फिर इनको इन्फ्लुएंस करे, पर उनका इरादा कभी भी अच्छा नहीं होता है। टेररिज्म इज़ एन इनह्यूमन एक्ट कैरिड आउट बाय अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल इन अ प्लान वे। तो ये उसकी डेफिनेशन है। इट रिस्टोर्स टू बुलिंग, किलिंग और टॉर्चरिंग समबडी। किडनैप करना है, मार देना है, टॉर्चर करना है। टेररिज्म इज़ अ चैलेंज फॉर एनी गवर्नमेंट। दुनिया के सभी कंट्री आज टेररिज्म से परेशान है। टेररिज्म इज़ एन ईजी वे टू डिस्प्ले पावर फोर्सफुली। इनोसेंट पीपल बिकेम अ टारगेट ऑफ मास केयर एनीवेयर। तो जब टेररिस्ट अटैक होते हैं उसमें जो मरते हैं वो लोग को तो कुछ पता भी नहीं होता है। In the past, there were terrorist attacks on the Parliament, Hotel Taj, Mumbai share market, local train and on Akshardham etc. तो इन लोग का पर्पज़ यही है, लोगों को डराना। टेररिज्म इज़ प्योर हेट्रेड एंड क्रूअल्टी। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ किन्समैन, रिलीजन और लैंग्वेज। टेररिस्ट जो होते हैं उनका ना ही किसी के साथ ब्लड रिलेशन होता है, ना ही कोई वो रिलीजन को फॉलो करता है, ना ही उनको कोई लैंग्वेज का कुछ होता है। मतलब में उनका गोल एक ही होता है कि चारों तरफ एक डर स्प्रेड कर देना और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके उनके पास अपना काम निकलवाना। इसके मेजर्स क्या है? तो वी हैव टू फेस इट विद ब्रेवली एंड करेज। हमें हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। द इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ द नेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसमें ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए इंटेलिजेंट जो सब कुछ अच्छे से समझ सके और प्री जज कर सके। अवेयरनेस रिगार्डिंग कोऑपरेटिंग विद द सिक्योरिटी एजेंसीज हैज़ टू बी डेवलप्ड। पीपल हैव टू बी वेरी अलर्ट एट पब्लिक और क्राउडेड प्लेसेस। आप कहीं पे जाते हो, आपने कोई चीज़ देखी जिस पे आपको डाउट हो तो यू शुड इन्फॉर्म। आप घर पे रहते हो, सोसाइटी के बाहर सपोज फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल 5 दिनों से पड़ा है, आपके ध्यान में आया तो आपको उसके बारे में अपने पेरेंट्स को, अपने सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। कोई अननोन पर्सन आ गया, अगर कोई रेंट के ऊपर रह रहे हैं तो उनके ऊपर वॉच रखनी चाहिए कि उनकी एक्टिविटीज़ टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है, उनका सब बैकग्राउंड देखना चाहिए। घर पे कोई सर्वेंट रखो तो उसका पूरा बायोडेटा होना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स, इफ़ वी फॉलो दिस टर्म्स देन वी कैन हेल्प टू decline this terrorist activity. One must not pay attention to rumor and should not panic in the times of crisis. जब भी कोई क्राइसिस का टाइम आए तो सीधा गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करना या तो फिर उसकी वजह से कोई ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, that is not the manner of gentleman. The security forces should be well equipped with CCTV cameras and metal detectors. तो आज तो CCTV कैमरा, मेंटल डिटेक्टर सब जगह पे है। Apart from this, various other challenges faced by the nation are orthodoxy, पुराने ख्यालात, communalism यानी रीजनल रिलीजियस, जैसे मेरा धर्म बड़ा, मैं हिंदू बड़ा, मुस्लिम बड़ा, ये सब रीजनलिज्म। गुजरात का गुजरात वाला अपनी फेवर करेगा, उसके लिए महाराष्ट्र की कोई वैल्यू नहीं, ये सब रीजनलिज्म में आता है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, लैंग्वेज की वजह से डिस्क्रिमिनेशन। बॉर्डर इश्यू एंड रिहेबिलिटेशन आफ्टर नेचुरल डिज़ास्टर। अगर कहीं नेचुरल डिज़ास्टर आई
तो लोगों को बचाना, उसको अलग जगह पे सेट करना, ये सब हमारी कंट्री के प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके लिए मेन चीज़ क्या है, हमारी खुद की अवेयरनेस। अब टेररिज्म देखिए, द अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी टू थ्रेटन गवर्नमेंट एंड सोसाइटी ओपन टू अचीव पॉलिटिकल रिलीजियस आइडियोलॉजी गोल। The main object is to create terror in the public by unlawful method by using weapon, hijacking, kidnapping, destruction of property। तो ये सब एक्टिविटी जो है वो टेररिज्म में आती है। उसके कसिस क्या है, रीज़न क्या है, तो इकोनॉमिक कसिस है, सोशियो कल्चरल, साइकोलॉजिकल, सेंस ऑफ इनजस्टिस एंड डिप्रिवेशन, रिलीजियस कसिस, यूनिपोलर ग्लोबल इम्बैलेंस, US power of arrogance, injustice with Muslim, indiscrimination support for Israel, poverty। तो ये सब में जो लोग परेशान हैं वो फाइनली ऐसे कोई ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके वजह से टेररिज्म एक्टिविटी प्रमोट होती है। टेररिज्म के टाइप है यहाँ पे, अर्बन होती है, रीजनल होती है, स्टेट, इंटरनेशनल, नेशनलिस्ट, रिलीजियस, स्टेट स्पॉन्सर्ड, लेफ्ट राइट विंग, पॉलिटिकल, एनार्चिस्ट, डिस्रप्टिव, कोर्सिव, ट्रांजिशनल, न्यूक्लियर, केमिकल टेररिज्म, बायोलॉजिकल टेररिज्म। अब आज के मॉडर्न टाइम में तो ये लेवल पे हम लोग पहुंच गए, साइबर अटैक होते हैं। तो यहाँ पे ये सब को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, हमारी खुद की अवेयरनेस। इफ़ वी आर ट्राई टू invest our talent, our time and our money behind the development, then we achieve lots of things and finally we lived our life with the peaceful atmosphere, in the peaceful atmosphere, and that is the real thing of the life। भगवान ने हमको अर्थ पे भेजा है तो ये सब करने के लिए नहीं भेजा है, उन्होंने भेजा है कि बिकॉज वी लिव अवर लाइफ विद जॉयफुल। अब कहीं हम घूमने जाते हैं तो क्यों जाते हैं, माइंड फ्रेश करने के लिए जाते हैं। वैसे ही ये हमारी लाइफ है, पर यहाँ पे लाइफ में बॉर्न लेने के बाद, बड़े होने के बाद हमारे गोल्स, हमारे एम्स चेंज हो जाते हैं और उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो ये सब का सॉल्यूशन एक ही है कि आप पॉपुलेशन कम करो, पॉपुलेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली बाकी सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सेम चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में भी आएगा, डिटेल में इसमें रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म के बारे में बात की है और वही बात हमने यहाँ पे भी की है। तो यहाँ आपका चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। चैप्टर 9 वापस हम जो पढ़ेंगे फॉलोइंग महात्मा पार्ट 2, शायद हिस्ट्री का वीडियो होगा वो, तो या तो फिर हिस्ट्री का ही है चैप्टर, तो वहाँ पे हम लोग वापस हिस्ट्री की बात करेंगे। बहुत सारे मोनूमेंट्स जो शाहजहाँ और मुग़ल पीरियड में जो बने थे उसके बारे में डिटेल है वो चैप्टर में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा वो। वहाँ पे भी बहुत सारे आपको पिक्चर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। नहीं, 9 चैप्टर जो है वो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, तो ये इकोनॉमी का बेसिक चैप्टर होगा जो 10th में भी आपको स्टार्ट होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो भी। वहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, कौन से सेक्टर होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी 1991 ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये सेम टॉपिक 10th, 11th और 12th में भी आता है। तो फॉर दैट यू शुड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। दिस एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीट, and you are having any doubt then you can text me your question, I will give you answer of your question, ठीक है। तो I hope that you understand it properly and you are having doubt, then I am ready to solve your doubts, okay। तो till then stay home, stay safe, wash your hands, wear a mask, maintain social distance and think about the nation. Take care of yourself and your family. God bless you. Thank you very much.